हेलो प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज में पढ़ा रहा हूं। इस समय जो रेलवे ग्रुप डी समीक्षा अधिकारी या रेलवे एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होती है। तो साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के चुनिंदा सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। चलिए वीडियो की आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। जब लोग बात करेंगे बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष किस वंश के शासक थे, सबसे पहला प्रश्न। तो हम लोग अगर हर्ष के बारे में बात करेंगे तो हर्ष पुष्यभूति वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश के शासक थे। अगर हम लोग बात करेंगे हर्ष के शासनकाल में, तो हर्ष का शासनकाल सन 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक चला था। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, जिन पुस्तकों का नाम है हर्षचरित। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना थी। इस हर्षचरित में राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और भी अगर बात करेंगे तो बाणभट्ट की रचना थी कादम्बरी। कभी कभार पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है, तो कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। ये प्रश्न हो गया। इसके बाद बात आती है, अगर हर्ष के बारे में बात करेंगे, हर्ष खुद क्या थे, एक विद्वान थे, इसलिए हर्ष ने पुस्तकें लिखी थी। इनकी पुस्तकों की बात अगर कहते हैं तो इनकी पुस्तक थी, हर्ष की पुस्तक थी हर्ष की पुस्तक थी प्रियदर्शिका। हर्ष की रचना थी, ये संस्कृत की रचना थी प्रियदर्शिका। और इसके बाद इनकी रचना थी नागानंद। इनकी रचना थी नागानंद। और नागानंद के बाद इनकी रचना थी रत्नावली। अगर हम लोग हर्ष के बारे में और जानकारी चाहे तो हर्ष की जो प्रारंभिक राजधानी थी, हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। इसके बाद इन्होंने थानेश्वर से राजधानी को कन्नौज हस्तांतरित किया था, मतलब बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये था हर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ स्थित है, अगर प्रश्न कह दे तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड एक देश है और आप सभी को मालूम है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है बर्न। प्रश्न पूछ ले कि स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो हम बताएंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम पूछ लेगा तो हम बताएंगे स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। यह है स्विट्जरलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जब प्रश्न कहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं, तो साथियों ध्यान देंगे, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं, पम्पास। तो यहाँ पे घास को पम्पास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह का जो मैदान होता है
उसे पंपास कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग बात करेंगे कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ घास का जो मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना देश की अगर राजधानी की बात करेगा तो हम बताएंगे अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और भी अगर बात करते हैं घास के मैदानों की बात करते हैं तो प्रश्न पूछता है कि बिल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे बिल्ड घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में बिल्ड घास का मैदान पाया जाता है। कंबोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कंबोज घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील में कंबोज घास का मैदान पाया जाता है। और भी बात करेंगे कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बात करेंगे कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और भी अगर बात करेंगे सवाना घास का मैदान तो बताएंगे सवाना घास का मैदान सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। ये साथियों हैं कुछ घास के महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे साथी हो जाएगा पटाना घास का मैदान श्रीलंका में, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कंबोज घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। और बिल्ड घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और भी प्रश्नों की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न हम लोग का करा है, अगला प्रश्न है, प्रश्न में ये कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो हम बात करेंगे जब प्रश्न पूछेगा भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो हम बताएंगे भारत में स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन था यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। यहीं पर अगर बात करेंगे तो कुषाण वंश ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश ने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के, अगर आपसे प्रश्न कह दें कि किस वंश के शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, तो हम बताएंगे कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर यहीं पर बात करेंगे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन की बात करेगा, प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चालू की थी, तो हम लोग बताएंगे भारत में स्वर्ण मुद्राओं का जो सर्वाधिक प्रचलन किया था गुप्त वंश के शासकों ने किया था। गुप्त वंश, अगर हम लोग गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे तो गुप्त वंश को क्या कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण काल में इसने क्या किया था, गुप्त वंश ने क्या किया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर प्रश्न कर दे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हम बताएंगे गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के पहली बार किसने जारी किए थे, तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो यूनानियों ने चलाई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में साथियों क्या है, 3 बार नोटबंदी हुई थी। 3 बार क्या हुई थी, नोटबंदी। अगर प्रश्न जाए भारत में कुल कितनी बार नोटबंदी हुई, तो हम बताएंगे भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हुई थी। पहली नोटबंदी हुई थी स्वतंत्रता के पहले सन 1946 ईस्वी में। दूसरी नोटबंदी हुई थी सन 1978 ईस्वी में। इस समय मोरारजी देसाई का शासनकाल था। और जो अंतिम और तीसरी बार नोटबंदी हुई थी वो आप सभी को मालूम होगा। तीसरी और अंतिम नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर सन 2016 को। ये साथियों भारत में था विमुद्रीकरण। अच्छा, प्रश्न आता है कि रुपए का जो सिंबल है वो किसने बनाया था, तो रुपए का जो सिंबल है उसे बनाया था डी उदय कुमार ने बनाया था।
डी उदय कुमार। रुपए के सिंबल को डिजाइन डी उदय कुमार ने किया था। सन 2010 में इसको अपनाया गया था। यह था मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कराई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा है तो वाशिंगटन डीसी है कहाँ, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। यहीं पर अगर बात करेंगे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके लिए ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। सन 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता। तो ब्रेटन वुड्स समझौता सन 1944 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दो बैंकों की स्थापना की गई थी। पहला था विश्व बैंक और दूसरा था IMF। अगर IMF के बारे में बात करेगा तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, अगर प्रश्न कह देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, सन 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुआ था। प्रश्न पूछ ले कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो हम लोग बताएंगे अजय बंगा है। अजय बंगा वर्तमान समय में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं या CEO हैं वो अजय बंगा है। एक और प्रश्न पूछा जाता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यहीं पर बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो योजना आयोग की स्थापना प्यारे भाइयों, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1930 को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को साथियों क्या हुआ था, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, इस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अब प्रश्न आ गया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न पूछ ले कि पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताएंगे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और हमारी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने एक प्यारे से कमेंट के साथ बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को साथियों लाइक जरूर करेंगे और एक छोटा सा शेयर करेंगे ताकि आपके शेयर से हमको थोड़ा सा सहयोग मिल सके। अगले प्रश्न की बात कर रहा है तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। इस समय साथियों योजना आयोग चल रहा है। यहीं पर बात करेगा नीति आयोग की। अगर नीति आयोग के बारे में बात करें, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग के CEO कौन है, वर्तमान समय में इसके CEO या उपाध्यक्ष की बात करेगा तो इसके
सीईओ हैं सुमन बेरी। प्रश्न कह दे कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ या उपाध्यक्ष कौन है, तो हम बताएंगे नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, सुमन बेरी हैं। ये हो गया नीति आयोग से संबंधित प्रश्न, योजना आयोग से संबंधित प्रश्न। अच्छा साथियों, हमने बताया 15 मार्च 1950 बताया, तो साथियों अगर बात करेगा 15 मार्च का, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। अगर प्रश्न कह दे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगर आपसे प्रश्न कह दे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी इरविन समझौता के बारे में जब बात करेगा तो हम बताएंगे गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अच्छा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ये समझौता हुआ क्या था साथियों, अगर हम बात करेंगे सन 1930 में पहली बार क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। अगर प्रश्न कह देगा गोलमेज सम्मेलन की बात करता है, तो पहली बार गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी भाग नहीं लिया था, जिस कारण से पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। जिस कारण से ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, ताकि कांग्रेस का कोई सदस्य दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले। तो यहाँ पर बात करेंगे 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, और 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो इसमें महात्मा गांधी और भारत के अन्य बड़े बड़े महान विभूति क्या कहते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बहस हो जाता है, जिस कारण से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में बहस होता है, और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन को अस्वीकार कर देते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। फिर होता क्या है, पूना पैक्ट होता है सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता होता है, जिसके बीच दोनों लोगों के बीच समझौता होता है। पुनः तीसरा होता है 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी साथियों असफल हो जाता है, और तीन के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाते हैं। अंततः अगर आपसे प्रश्न कह दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो हम बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आज के प्रश्नों की सीरीज बस यहीं रहने वाली है। मिलते हैं हम कल की वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो एक अपना प्यारा सा लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ताकि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू साथियों, लव यू। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ।